नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम छायावाद के कवियों पर किन दर्शन का प्रभाव पड़ा है वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद पर शैव दर्शन या आनंदवाद, शैव दर्शन को ही आनंदवाद कहा जाता है, याद रखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत, यानी निराला पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव था, अद्वैत वेदांत दर्शन का। सुंदरानंद पंत पर अरविंद दर्शन का प्रभाव था और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन एवं दुखवाद, बौद्ध दर्शन को ही दुखवाद कहा जाता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवाद की चेतना से अनुप्रामाणित रचनाएं भी लिखी है, यानी निराला जी ने प्रगतिवाद पर भी रचनाएं लिखी है। अभी निराला की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? कुकुर मुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजो हरा, रानी और कानी, यह जो है निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, यानी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, याद रखिए निराला को। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की, यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह जो गीत है राष्ट्रगीत, यह गीत श्यामलाल पार्षद ने 1924 में लिखा था। यह गीत सर्वप्रथम 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वज उत्तोलन के समय गाया गया है, यानी सबसे प्रथम ये गीत कहाँ गाया गया है? तो 1925 में, यानी 1924 में लिखा गया और 1925 में कानपुर में कांग्रेस की जो ध्वजातोलन है, यानी ध्वजारोहण हो रहा था कांग्रेस का, वहाँ पर 1925 में गाया गया था। अभी छायावोत्तरवाद काल, यानी छायावाद के बाद का जो काल है उस काल को प्रगतिवाद कहते हैं और प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वह 1936 से लेकर 1942, यानी प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? 1936 से लेकर 1942 तक का जो समय है वह हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद नाम से जाना जाता है। लखनऊ में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी सबसे प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, ये जो है मिलान करने में पूछा जा सकता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1936 में हुई और यह प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? तो वह 1936 से होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे, यानी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। याद रखिए, विश्व का सबसे पहला लेखक संघ या लेखक संगठन कौन सा था? तो वह यह था कि सोवियत लेखक संघ। सोवियत लेखक संघ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोर्की के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था यह? तो 1934 में, यानी भारत में जो लेखक संघ की स्थापना 1936 में होती है, उससे पहले सोवियत में गोर्की के नेतृत्व में 1934 में सोवियत लेखक संघ की स्थापना होती है। यह विश्व का पहला लेखक संगठन है। विश्व का पहला लेखक संगठन कौन सा है? तो सोवियत लेखक संघ। यह है जो गोर्की के नेतृत्व में हुआ था 1934 में। कहाँ पर हुआ था? तो यह रूस में हुआ था, याद रखिए। तो भारत से पहले भी लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो रूस में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गोर्की के नेतृत्व में हुई थी और उसका नाम क्या है? तो सोवियत लेखक संघ इसका नाम है। सन 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोल्डर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, यानी उसके बाद 1934 में रूस में हुआ, उसके बाद 1935 में हेनरी बारबूस की
यानी फिर उसके बाद गोर्की से प्रभावित होकर या गोर्की से प्रेरणा लेकर हेनरी बारबूस ने पेरिस में ई एम फोल्डर्स ने यानी बारबूस की पहल या पेरिस में किसने ई.एस. फोल्डर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। यानी यहाँ पर 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो रूस में किसने लेखक संघ की स्थापना की और रूस में जो लेखक संघ का संगठन हुआ था उसका नाम क्या था? तो सोवियत लेखक संघ था। उसके बाद जब वह पेरिस में हुआ तो पेरिस में उसका नाम क्या था? तो पेरिस में उसका नाम था बारबूस। पेरिस में नाम था ई.एफ. फोल्डर ने प्रगतिशील लेखक संघ, यानी पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ ही इसका नाम था। आगे बढ़ते हैं। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरोन मुखर्जी, एस. सिन्हा और मोहम्मदुद्दीन तासीर ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का संगठन किया। हम थोड़ा सा समझते हैं। किन किन लोगों ने? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जाहिर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस. सिन्हा और मोहम्मदुद्दीन तासीर ने भारत की तरफ से, यानी इन लोगों ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम कहाँ पे? इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का संगठन कहाँ पर किया इन लोगों ने? तो इंग्लैंड में किया। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यानी राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है, वही हमारे हिंदी साहित्य में प्रगतिशील नाम से पहचाना जाता है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से पढ़ते हैं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यानी प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार क्या है? जो मार्क्स यानी कौन है? कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, यानी राजनीति में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। याद रखिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत की जो कृति थी युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहाँ है? यानी बच्चन सिंह ने हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसको कहा है? तो युगवाणी को। युगवाणी किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की है। याद रखिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण को कृत ब्रज भाषा काव्य, एक मिनट, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि इन्होंने कालक्रम की दृष्टि से, यानी कालक्रम की दृष्टि से गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि रामेश्वर करुण ने जो ब्रज भाषा काव्य करुण सच्चई, तो ये याद रखिए। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? कालक्रम की दृष्टि से जो रामेश्वर करुण का ब्रज भाषा में रचित जो काव्य है करुण सच्चई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। यानी बच्चन सिंह प्रथम प्रगतिवादी कवि और कवि किसको मानते हैं? सुमित्रानंद पंत को मानते हैं। और काव्य कौन सा मानते हैं? तो युगवाणी मानते हैं। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त जो है वह कालक्रम की दृष्टि से जो रामेश्वर वरुण को प्रगतिवादी प्रथम कवि मानते हैं और इनकी रचना जो है करुण सच्चई, यह प्रथम मानते हैं। अभी इन कवियों का जो कालक्रम है वह कालक्रम देखते हैं। सबसे प्रथम कालक्रमानुसार प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल यह आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है 1911 में होता है। याद रखिए 1911 में आगे का भी जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 2000 में हुई है। इनका जन्म स्थान कामासीन बांदा में होता है और अग्रवाल के माता पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और माता का नाम है घिष्टो, पत्नी पार्वती और एक मिनट कहाँ चला गया यार ये,
ये बहुत नज़दीक आए। होता है। हाँ, तो केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म है वह 1911 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 2000 में होती है। इनका केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म है स्थान है कमासीन बांदा में होता है इनका जन्म। और इनके पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और माता का नाम है घसीटो। इनके पत्नी का नाम है पार्वती। और इनका जो प्रथम संग्रह है या प्रथम काव्य संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल का वह है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। यानी बालेंदु उपनाम से कौन रचनाएं लिखते थे तो केदारनाथ अग्रवाल। तब से ब्रज भाषा में कवित्व सवया छंद में लिखते थे। यानी केदारनाथ अग्रवाल सबसे प्रथम यानी आरंभिक मतलब जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था तब वो बालेंदु नाम उपनाम से लिखते थे। और तब वह बालेंदु उपनाम से ही वह ब्रज भाषा में कवित्व और सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। याद रखिए केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के जो कवि हैं उन कवियों के कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया है तो देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। ये देखिए हमारे साथ एक चिड़िया भी गा रही है या चिड़िया भी कुछ सुना रही है, क्योंकि यहाँ खिड़की के पास बैठकर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर पेड़ पर चिड़िया भी गुनगुना रही है कुछ। वो क्या गुनगुना रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी मधुर आवाज़ में कुछ तो बोल रही है। शायद मैं वह भाषा समझ सकता। चलो केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं वह संग्रह जो है उन संग्रहों का क्रम देखते हैं। वह क्रम पूछा जाता है। युग गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोग और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, मार प्यार की थापे 1981। उसके बाद है कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएँ तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहरी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं थी। हम फिर से पढ़ते हैं, इनका क्रम बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। सबसे प्रथम है युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोग और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981। इसके बाद है कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएँ तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहरी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं थी, याद रखिए। इसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म यहाँ पर याद रखिए कल भी एक कवि का जन्म जो है 1911 में हुआ था। हमने देखा था पढ़ते हुए, वो याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, उसके बाद अज्ञेय, इन तीनों का जो जन्म है 1911 में हुआ है, याद रखिए।
नागार्जुन का जन्म जो है 1911 में हुआ है और इनकी मृत्यु भी 1998 में हुई है। इनका जन्म तरवुनी दरभंगा में नागार्जुन का जन्म होता है और नागार्जुन का जो मूल नाम है वह है वैद्यनाथ मिश्रा। इनके पिता का नाम जो है वह गोकुल मिश्र है और माता का नाम है उमा देवी। नागार्जुन यात्री यानी वैद्यनाथ मिश्र जो इनका नागार्जुन का मूल नाम है, सच्चा नाम है, और इनके उपनाम जो है यात्री और नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यानी नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? तो पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। यानी यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली भाषा में कविताएं कौन सा कवि यात्री उपनाम से लिखता था? तो नागार्जुन। याद रखिए, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। यानी नागार्जुन की खड़ी बोली में सबसे प्रथम रचित रचना कौन सी है? तो राम के प्रति है, खड़ी बोली में लिखित, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। यानी नागार्जुन की सबसे प्रथम खड़ी बोली रचना राम के प्रति है। वह रचना 1935 में लाहौर में जब साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु निकलती थी उसमें छपी थी। अभी नागार्जुन की रचनाएं देखते हैं। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, इसके बाद खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिर से समझते हैं। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस। यह जो है नागार्जुन की रचनाओं का क्रम है, याद रखिए। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है। यानी नागार्जुन का जो भस्मांकुर जो है, भस्मांकुर जो 1971 में प्रकाशित हुआ क्या है? वह एक खंड काव्य है जो बैरवे छंद में लिखित है। यानी नागार्जुन का भस्मांकुर जो खंड काव्य है वह किस छंद में लिखा हुआ है? तो बैरवे छंद में लिखा है, याद रखिए। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाच शीर्षक से काव्य लिखा। यानी नागार्जुन का मैथिली भाषा में रचित काव्य कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाए और विकल्प में पत्रहीन नग्नगाच यदि दिया है तो वही सही है। इसमें 52 कविताएं संकलित है। यानी पत्रहीन नग्नगाच जो ब्रज भाषा का कविता संग्रह है या काव्य संग्रह है, काव्य है, उसमें कितनी कविताओं का संकलन है? तो 52 कविताओं का संकलन है। इस कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जो मैथिली भाषा में रचित है, पत्रहीन नग्नगाच पर 1968 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा की स्थायी भाव है यह संदर्भ में लिखा है। नागार्जुन क्या कहते हैं? अपनी कविता, नागार्जुन कहते हैं कि अपनी कविता प्रतिहिंसा की स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। यानी साहित्य का मैनिफेस्टो किसको कहा गया है? तो साहित्य का मैनिफेस्टो जो है वह नागार्जुन को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। यानी याद रखिए, किसकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी गई है? नागार्जुन के। किसने दी है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने दी है नुक्कड़ कविता की संज्ञा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। यानी नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविता, प्रसिद्ध कविता, यानी ये जो ऊपर के जो थे वह क्या थे? वह काव्य संग्रह थे, कविता संकलन थे, कविता संग्रह थे। लेकिन अब इनकी हम प्रसिद्ध कविताएं देखते हैं। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित,
प्रसिद्ध कविताएं बादल को घिरते देखा है, जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में ही है। पाषाणी, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है आज? हाँ आ गए। नागार्जुन की जो प्रसिद्ध कविता है वह है बादल को घिरते देखा है। पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। उसके बाद पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। हमारे नेट के पाठ्यक्रम में अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा है, ये दो कविताएं हैं। नागार्जुन को प्रगतिवादी का शलाका पुरुष कहा जाता है, यानी नागार्जुन को जो प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद अगले कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में होता है और इनकी मृत्यु 2002 में होती है। शिवमंगल सिंह का जन्म स्थान जो है वो है झगड़पुर, उन्नाव में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम जो है शिवमंगल सिंह है, उपनाम सुमन है, यानी शिवमंगल सिंह का उपनाम क्या है? सुमन है। और इनका प्रथम काव्य संग्रह जो है हिल्लोल, जो 1939 में प्रथम काव्य संग्रह शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य, शिवमंगल सिंह का उपनाम क्या है? सुमन है। और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमन किसका उपनाम है? तो शिवमंगल सिंह का है। और इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हिल्लोल, जो 1939 में प्रकाशित होता है। अभी शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी उन्मुख गगन के। यह जो है शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभी उनकी प्रसिद्ध कविताएं देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं, यह जो थी यह उनकी कविता संग्रह थी। अभी प्रमुख कविताएं या प्रसिद्ध कविताएं, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, यह जो है शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध एवं चर्चित रचनाएं हैं। अभी उसके बाद है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह का ही उपनाम है त्रिलोचन, लेकिन इनको त्रिलोचन नाम से ही बहुत लोग जानते हैं और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वासुदेव सिंह है। ये हिंदी में अपने सोनेट लिखने में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जो है वासुदेव सिंह त्रिलोचन का 1917 में होता है और इनकी मृत्यु 2007 में होती है। इनका जन्म स्थान जो है चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर में हुआ। इनका यानी त्रिलोचन का ही मूल नाम जो है या सच्चा नाम जो है वासुदेव सिंह है, उपनाम त्रिलोचन है। और इनका प्रथम कविता संग्रह जो है त्रिलोचन का कौन सा है? धरती, जो 1945 में प्रकाशित हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, यानी अवध का किसान किसको कहा जाता है? तो त्रिलोचन को कहा जाता है। त्रिलोचन को कहा जाता है। किसने कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं का कालक्रमानुसार है। त्रिलोचन की जो रचनाएं हैं उनकी कालक्रम देखते हैं। धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्घान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986। यह जो है यह त्रिलोचन की रचनाएं हैं। अमोला त्रिलोचन जी को अवधि कृति है, यानी अमोला यह त्रिलोचन की अवधि भाषा में रचित काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 यानी 2700 भैरवे छंद है। यानी अमोला जो त्रिलोचन का काव्य संग्रह है वह किस भाषा में है? अवधि भाषा में है। और यह 1990 में प्रकाशित हुआ है। और इसमें कौन से छंद में है? तो भैरवे छंद में है।
और कितने भैरवी छंद है? 2700 या 2700। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। यानी हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? सोनेट लिखने के लिए हिंदी में कौन प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन है। रांगे राघव, यानी उसके बाद रांगे राघव का जन्म जो है 1923 में होता है और इनकी मृत्यु 1963 में होती है। यानी रांगे राघव का मूल नाम क्या है? तो त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रांगे राघव का मूल नाम क्या है? तो त्र्यंबक वीर राघवाचार्य हैं। रांगे राघव ने तीन आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं। यानी रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं। वह कौन से हैं? अज्ञेय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। ये रांगे राघव ने जो आख्यानात्मक 3 काव्य लिखे हैं, वह 3 काव्य कौन कौन से हैं? तो वह है अजय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों, यानी अजय खंडहर जो आख्यानात्मक काव्य है उसमें 3 उपशीर्षक है। कौन से? झंकार, ललकार, हुंकार। हुंकार से स्तालिनग्राम युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है, जिसमें रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य है। यानी रांगे राघव के जो अन्य 2 मुक्तक काव्य है वह कौन थे? पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक। पिघलते पत्थर, राह के दीपक किसके के हैं? यह रांगे राघव के मुक्तक काव्य है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर प्रगतिवादी कवियों की जो काव्य पंक्तियाँ हैं, वह काव्य पंक्तियाँ कितनी है देखते हैं। कम है तो देखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम ये काव्य पंक्तियाँ देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो काव्य पंक्तियाँ है वह हैं, धूप चमकती है चांदनी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। यानी केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि धूप चमकती है चांदनी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मैंने उसको जब जब देखा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है और बहुत बार पूछी गई है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है और बहुत बार परीक्षा में पूछी हुई है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये है। और उसके बाद है, आज का लेखक आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखक है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। ये भी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। सांझी न बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। बाप बेटा बेचता है, ये परीक्षा में पूछी हुई है नेट के। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये पूछी हुई पंक्ति है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अबध कटीली डाल के गावत है गुणवंत। काटो 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 करवी मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। ये किसकी थी? तो यह केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ थी। उसके बाद नागार्जुन की पंक्तियाँ देखते हैं। नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती चिलिया ओ आम। कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बताना। घुन काए शह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे,
फटी भीत है छत चूतो है, है आले पर बिस्तुया नाचे, आलम धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ये बादल को घिरते देखा ही कविता से है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। ये नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। अभी यहाँ पर त्रिलोचन की पंक्तियाँ देखते हैं। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा प्यार तुम्हारा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। तो यह जो है पंक्तियाँ हमने देखी है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर का देखते हैं हम थोड़ा सा उसके बाद 1 मिनट ही ज़्यादा है। हाँ, उसके बाद कल के वीडियो में प्रगतिवाद और नई कविता, ये कल हम प्रारंभ करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 में होता है और इनकी मृत्यु 1974 में होती है। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वह 1908 में होता है और उनकी मृत्यु 1974 में होती है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। यानी दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है, उसके साथ ही प्रगतिवादी चेतना दिखाई देती है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना किस कवि के रचनाओं में या किस कवि के कविताओं में देखने को मिलती है? तो दिनकर के याद रखिए। अभी इनकी जो ये है, रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, यानी रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। यानी समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनकी कृतियाँ देखते हैं कालक्रमानुसार। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 और कुरुक्षेत्र जो है एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, रश्मिरति खंड काव्य है जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है। नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 और ये गीति काव्य है, यह भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हरे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। दिनकर ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। यानी मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को, खुद को दिनकर ने महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कभी कभी मिलान में पूछा जाता है, तो 1972 में उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह उर्वशी एक गीति काव्य है, याद रखिए। अभी यहाँ पर दिनकर की कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। दिनकर की पंक्तियाँ हैं, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, श्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। जो दिनहीन बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, उनका चित्रण है। हटो योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं, ए रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग की धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो यहाँ पर जो है प्रगतिवाद, यह जो है यहाँ पर हमने देखा हुआ है। कल जो है हम प्रयोगवाद और नई कविता, यह हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।